हेलो बच्चों, तो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मतलब कि सॉलिड स्टेट का होगा। ठीक है, तो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला था क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में जो बेसिक होता है यूनिट सेल का और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सो लेट अस स्टार्ट। तो क्या है हमारा फर्स्ट है, मतलब हेडिंग रहेगा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे। पहले देखो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसकी स्टडी करेंगे। ठीक ना, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस जो होगा मतलब ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि ये पेन है, तो पेन भी तो जगह घेर रहा है ना, कुछ वॉल्यूम स्पेस ले रहा है। तो जितना स्पेस को ले रहा है, ठीक, बिना स्पेस इसका मतलब कि हम इसके स्ट्रक्चर को, इसके कंस्टिट्यूशन को बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कंपोज हुआ है, मतलब कोई ना कोई स्पेस लिया है। ठीक है, स्पेस नहीं रहेगा तो वो रहेगा कहाँ, प्रेजेंट कहाँ होगा। ठीक, तो ठीक इसी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड भी क्या करते हैं, 3D स्पेस को एक्वायर करते हैं, वो घेरते हैं। तो उस 3D स्पेस को जिसमें कि उनके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उस 3D स्पेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेस इन विच particles of a crystalline solid are found। ठीक है, इज नोन एज, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। ठीक है ना। अब क्रिस्टल लैटिस के बाद दूसरा पॉइंट आता है लैटिस पॉइंट। तो उस स्पेस में एक क्या रहेगा, कुछ पोजीशंस रहेंगे, पर्टिकुलर पोजीशन रहेगा। उस पोजीशन पे उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का एटम्स प्रेजेंट होगा। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, मतलब लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो लैटिस पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, द पॉइंट्स। ठीक है, द पॉइंट्स इन ए क्रिस्टल लैटिस। एक क्रिस्टल लैटिस का जो पॉइंट होगा, ठीक, ऑन विच पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पार्टिकल जहां मिलते हैं, सॉलिड्स आर फाउंड। ठीक है, आर फाउंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, आर नोन एज, के ए मतलब नोन एज लैटिस पॉइंट। उसको लैटिस पॉइंट हम कहते हैं। ठीक है, लैटिस पॉइंट हो गया, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट। अब आगे बढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट तो हो गया। अब जरा दिखाते हैं कैसे प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, समझने की जरूरत है। तो क्रिस्टल लैटिस हम 3D स्पेस बना के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देख लो ये क्या है, 3D स्पेस हमारा है। सबसे बढ़िया क्यूबिकल स्पेस समझने के ख्याल से ले लेते हैं। ठीक ना, ये एक क्यूबिकल स्पेस हो गया। ठीक, अब क्यूबिकल स्पेस हुआ। अब इसमें क्या है, यहां प्रेजेंट है पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये हो गया लैटिस, मतलब कि क्रिस्टल लैटिस हुआ। इस क्रिस्टल लैटिस में क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस में क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इनके पार्टिकल मिल रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, क्या है ये, क्रिस्टल लैटिस। और ये जो हो गए पॉइंट्स जहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं, इसको लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम देखेंगे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल्स। यूनिट सेल मतलब कि ए स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है क्रिस्टल लैटिस का,
जिसके बार बार रिपीटेशन से, ठीक, आगे रहेगा, पीछे रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, बार बार रिपीट होने से पूरा होल क्रिस्टल तैयार होता है। तो उस छोटे से यूनिट को, 3 डायमेंशनल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट सेल मतलब द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्मॉलेस्ट पार्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड which is repeated again and again, ठीक है, जो कि रिपीटेड अगेन एंड अगेन हो जाता है, ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगेन एंड अगेन, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन टू फॉर्म द इंटायर क्रिस्टल सॉलिड, इंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बनाने के लिए जो क्या हो, वो बार बार उसका रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, ये एक 3 डायमेंशनल क्या है? यूनिट सेल है। ठीक, अब ऐसा ही ब्लॉक क्या रहेगा? बार बार रिपीट होगा, ऐसे 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 धारी में लगा रहेगा, ऊपर भी लगा रहेगा, नीचे भी लगा रहेगा, इधर भी लगा रहेगा, आगे पीछे सभी जगह लगा रहेगा। तो बार बार रिपीट होने से एक बड़ा हमको ब्लॉक मिल जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो ये एक यूनिट सेल है, ये एक क्या है? यूनिट सेल है। ठीक है ना, ये यूनिट सेल है। ठीक, अब देखो यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल पॉइंट्स, क्रिस्टल पॉइंट के बेसिस पे अब हमारे यूनिट सेल कितने तरह के हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जाता है, लेकिन जो बेसिक वाला है पहले वो देखते हैं, फिर आगे वाला देखेंगे। ध्यान से अब देखो क्या है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का टाइप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स के बेसिस पे। ठीक है, मतलब जिस जिस पॉइंट पे एटम्स रहते हैं, पार्टिकल रहते हैं, उस पॉइंट के बेसिस पे। ये फर्स्ट है, फर्स्ट है क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, यूनिट सेल। और इसको क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ? सिंपल मतलब कि इनके जो पार्टिकल्स रहेंगे इस यूनिट सेल में ओनली एट द कॉर्नर प्रेजेंट रहेंगे। मीन्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, बस, और कहीं नहीं। ठीक है, तो इसको सिंपल बोलेंगे। तो क्या हम लिखेंगे यहां पे? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, पार्टिकल ओनली कॉर्नर्स पे क्या होंगे? प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, कॉर्नर्स मतलब देखो ध्यान से, ये ऐसा बनाया, अब कॉर्नर पे पार्टिकल रहेगा। देखो कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे पार्टिकल्स मिल रहे हैं इनके। ठीक है, सॉरी, ये कॉर्नर पार्टिकल मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं बिल्कुल सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जो है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना, सेंटर्ड मतलब क्या हो जाएगा कि कॉर्नर पे भी एटम्स रहेंगे और कहां रहेगा, और एटम कुछ अदर प्लेसेस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो कॉर्नर एज वेल एज सम अदर प्लेसेस व्हेन दीज पार्टिकल्स आर फाउंड, देन दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो देखो अब सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल ये क्या होता है भाई? तो पार्टिकल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे कहां? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट
एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, कॉर्नर्स एज वेल एज एट अदर प्लेसेस, अदर प्लेसेस ऑल्सो, ठीक, दूसरे प्लेस में भी प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं सेंटेड। जैसे ध्यान से आराम से समझो, देखो ये हमने क्या बनाया, क्यूब बनाया, तो क्यूब बनाया तो इसमें पहला शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त ये है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट बियर्स पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, ये देखो कॉर्नर पे पार्टिकल है, ठीक, एंड बिसाइड दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर्स दे बियर सम पार्टिकल्स एट दिस प्लेस, सी हियर, ये देखो ये ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तो ऐसे को सेंटर्ड बोलते हैं। ये क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल हुआ, ठीक ना। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में कहाँ हो सकता है, देखो ये फेस के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे हो सकता है, ठीक है, और टू अपोजिट फेस के सेंटर पे हो सकता है। इसमें मतलब 3 पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल कितने तरह का होगा, 3 तरह का होगा। अब इसको तीनों को हम फटाफट देख लेते हैं, क्या है 3 तरह का भाई। एक जो हुआ फर्स्ट सेंटर्ड यूनिट सेल, फर्स्ट है क्या, फेस सेंटर्ड, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बाद क्या हो जाएगा भाई, तो एटम्स जो रहेंगे कहां कहां प्रेजेंट रहेगा, एटम्स, इसमें एटम जो होंगे वो कॉर्नर पे रहेंगे और फेस के सेंटर पे रहेंगे। कहां रहेगा, एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स जो होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे कहां, प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, फेस के सेंटर्स पे ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, अभी जो हमने फिगर बनाया था अभी उसी को फिर दोबारा रिपीट कर लेंगे, ये इस तरीके से, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया, और क्यूब है तो क्या होगा, कॉर्नर पे तो रहेगा ही, ये देखो कॉर्नर पे तो रहेगा, कॉर्नर पे है, ठीक है। कॉर्नर के साथ साथ क्या है, फेस सेंटर पे, 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 6 फेस होते हैं क्यूब में, तो एक आगे एक पीछे वाला, ठीक। तो फेस के सेंटर पे इसको फेस सेंटर क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। फेस सेंटर के बाद में अब देखते हैं क्या, बॉडी सेंटर, है ना। सेकंड क्या आएगा, बॉडी सेंटर, मतलब कि यूनिट सेल के एकदम बीचों बीच बॉडी के अंदर में यदि प्रेजेंट हो, ठीक ना, और प्लस कॉर्नर पे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर बोलेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड क्या हो जाएगा, दैट वाज ए, एंड नाउ बी, बी इज व्हाट, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये देख लो। तो पहले अपन बनाते हैं क्या, ये क्यूब बना लिया, है ना, देखो क्यूब बनाया, जब क्यूब बनाया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्यूब बनाने के बाद क्या हो जाएगा, इस क्यूब में क्या बोलो, क्यूब बनाने के बाद अब कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा ही, ठीक है, कॉर्नर पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और कॉर्नर के साथ साथ क्या रहेगा, बॉडी सेंटर पर भी, ये देखो बॉडी बीचों बीच एकदम, बॉडी के भी एकदम अंदर, ठीक ना, बॉडी के अंदर, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। मीन्स क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, मतलब पार्टिकल्स या एटम्स, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, पार्टिकल्स कहां रहेंगे, क्योंकि पार्टिकल 3 फॉर्म में मिलते हैं, एक एटम के फॉर्म में, दूसरा आयन के फॉर्म में, और थर्ड मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो एटम का ही लिख दे तो आप लोग इक्विवेलेंटली पार्टिकल ही समझना, ठीक है। तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होंगे, आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड विदिन, और किसके अंदर, विदिन द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, समझ रहे हो, यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर के बीच में रहेगा, तो ये बॉडी सेंटर हो गया, ठीक है। अब आगे जो होगा वो इंड सेंटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सी पॉइंट क्या होगा, इंड सेंटर, इंड सेंटर मतलब कि 2 फेस पे, 2 अपोजिट फेस पे रहे और प्लस कॉर्नर पे रहे उसके पार्टिकल्स और एटम्स, ठीक है। अब देखो सी नंबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे सी नंबर डालते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। ये क्या है भाई, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो यहाँ पे पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, पार्टिकल्स आर, ठीक है, आर प्रेजेंट, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, कॉर्नर्स
and two opposite and at the centers of two opposite faces, ठीक है, दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जैसे देखो अपन क्या करते हैं, बनाते हैं क्यूब, इस तरीके से क्यूब बनाया, ठीक है ना, एक क्यूब बनाया, और जैसे ही क्यूब बनाया, क्यूब बनाने के बाद क्या हो, कॉर्नर पे तो रहेगा ही, कॉर्नर पे एटम तो है, ठीक है, कॉर्नर पे है, और कॉर्नर के साथ साथ क्या हो, दो अपोजिट फेस, कोई मान लो, इसको मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं, नहीं तो इसको मान लेते इसको मान लो, ठीक, तो इसको बोलते हैं इंड सेंटर, ठीक है। तो इतनी तरह क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब कुछ आपको पैरामीटर बताना जरूरी है कि किस पैरामीटर के बेस पे एक यूनिट सेल का हम मेजरमेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल पैरामीटर्स, ठीक है। तो यूनिट सेल पैरामीटर क्या है भाई, देखो ध्यान से, यूनिट सेल पैरामीटर्स, ठीक है, यूनिट सेल पैरामीटर। अब देखो यूनिट सेल बनाते हैं अपन, तो यूनिट सेल में क्या होता है, ये एक सिंपल यूनिट सेल बनाया, ठीक है, क्यूबिकल, ये यूनिट सेल बनाया। जब यूनिट सेल बना दिया तो बनाने के बाद अब क्या है, अब एक यूनिट सेल में क्या देख रहे हो, इसको साइड को ए मानते हैं और इस साइड को क्या मानोगे, बी मान लो, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, सी मानना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से इधर देखो, ये ए है तो ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये वाला ए बी और सी। मतलब कि हमें क्या मिला, ए बी और सी जो मिल रहा है, देखो ध्यान से, ये ए और बी और ये क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है। तो ए हुआ, बी हुआ और ये सी मिल रहा है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सियल लेंथ। क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ इनको बोलते हैं, दीज आर द एक्सियल लेंथ। तो इसके टर्म में भी हम यूनिट सेल को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे, अब क्या हुआ, अब एंगल देखो, देखो तो एक एंगल है, ये एंगल है, ये सब एंगल है ना। तो एंगल जो हुआ, एंगल किसके किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में है, और ए और बी के बीच में है, ठीक है। इस तरीके से एंगल है, तो एंगल को देख लो, तो हमेशा याद रखना ए और बी, ठीक है, और बी और सी, ये जितने भी एंगल हैं, ध्यान से, मतलब कि हम ऐसे बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इसको अपन ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, यदि इसको सी मानते हैं, तो एंगल क्या क्या हो जाएगा, देखो बी और सी के बीच के एंगल को बोलते हैं अल्फा, ठीक है, अल्फा बोलेंगे, बोलेंगे ना। ए और सी के बीच के एंगल को बोलते हैं बीटा, क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक। और ए और बी के बीच के एंगल को बोलते हैं गामा, क्या बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक। तो अल्फा, बीटा और गामा, आपके पास तीन एंगल हो गए, तो इनको हम बोलते हैं क्या, एक्सियल एंगल्स, एक्सियल एंगल्स बोलते हैं और एक्सियल लेंथ बोलते हैं। इन्हीं के टर्म में क्या करेंगे, हम सबको डिफाइन करेंगे यूनिट सेल को, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लो। अब देखो ध्यान से, ऊपर बढ़ते हैं, अब आते हैं जरा, ये ए हुआ तो ये बी हुआ, देखो तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल गामा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ए और सी के बीच में क्या है, ये है ए और ये है सी, इसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक है, बीटा बोलेंगे, ठीक ना। और ए और बी कौन है भाई, देखो ध्यान से, ए है, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच का एंगल ये जो हो जाएगा, ठीक। ए और बी के बीच का एंगल देखो, गामा यहाँ है, तो एक बार फिर इसको गामा बोल देंगे, ठीक है। और अल्फा कौन है, अल्फा जो है सी और बी के बीच का है, तो सी और बी कहाँ से जुड़ोगे, देख लो, सी कहाँ है, सी ये है और ये बी है, तो सी और बी के बीच का एंगल ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, एंगल ढूंढना है, ठीक है ना। तो एक्सियल एंगल और एक्सियल क्या हुआ, लेंथ हुआ, ये यूनिट सेल पैरामीटर हुआ, ठीक ना। अब इसको मिटाते हैं, यूनिट सेल पैरामीटर के बाद अब चलो एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लेते हैं, ठीक ना। कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, ध्यान से देखो, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। अब इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे, ठीक है। तो बी और सी के बीच का एंगल क्या था, अल्फा था,
अल्फा था ना, ठीक है। अच्छा ये भी क्या है, जब ये हाइट सी है तो ये हाइट भी सी हो जाएगा, देखो सी, ठीक। तो ए और सी के बीच का क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच का क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, समझ रहे हो, बीटा हो जाएगा। अब देखो ए और बी, ये क्या है, ये वाला ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, गामा होगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का कंसेप्ट आपको पता लग गया होगा, ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या है कि एक टर्म आता है पैकिंग फ्रैक्शन, क्या आता है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक ना, पैकिंग फ्रैक्शन एक टर्म आता है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, समझो पहले इसको। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कि मान लो एक क्लासरूम है, ठीक है, तो इस क्लासरूम में, ठीक है ना, इस क्लासरूम में जितना स्पेस है उस पूरे स्पेस में यदि बच्चे बैठ जाते तो हम बोलते हैं कि उसका फ्रैक्शन, क्लास की कैपेसिटी पूरा कंप्लीट 1 मतलब 100% होता। मान लो कि एक क्लासरूम की कैपेसिटी है 100 बच्चों को बैठाने का या 50 बच्चों को बैठाने का, ठीक है, लेकिन 50 बच्चे में कितने बच्चे आए, 40 बच्चे ही आए, ठीक है। तो जितना बच्चा आया और जितना फुल कैपेसिटी है प्रेजेंट, तो 40 बच्चा आया और कैपेसिटी कितने की है, 50 की है, तो 40 जो प्रेजेंट है उसको तुम फुल संख्या, फुल नंबर 40 से डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड कर दो, 40/50 वो हो जाएगा उसका एफिशिएंसी ऑफ द क्लासरूम, ठीक, क्लासरूम की एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज यहां करना है। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से समझो इसको। मान लो एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, अब ये क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, तो इस क्यूब में हम क्या देख रहे हैं, अब इस क्यूब में क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स जो है उसको माना गया है स्फेरिकल शेप का। कैसा माना गया है, स्फेरिकल। यहाँ पे वो केमिकल बॉन्डिंग वाली बात नहीं चलेगी सर, CO2 का तो ऐसे वैसे लीनियर होता है, तो SO2 का तो बेंट होता है सर, ये सब कुछ नहीं, उसको स्फेरिकल मान लिया ओवरऑल, ठीक है। तो जब स्फेरिकल मान लिया तो अब बताओ, एक डब्बा आपको दिया गया, एक डब्बे में स्फेरिकल जो टॉफी होता है, गोला गोला या गेंद हुआ, तो एक डब्बे में गेंद को डालेंगे तो क्या डब्बे को 100% भर पाएगा कि कुछ जगह प्रेजेंट होगा उसमें, वो 100% नहीं भर पाएगा, ठीक। तो जितना पार्ट उसका भर पाया उसको कैसे निकालेंगे, तो पूरे गोलों की संख्या निकाल लो, पूरे गोलों का वॉल्यूम निकाल लो, आप डिवाइड करो डब्बे के वॉल्यूम से, तो डब्बा का वॉल्यूम फुल मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। अब उसके अंदर आप गोले डाल रहे हैं, तो जितना गोला डाल रहे हैं स्फेयर, एक स्फेयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके और टोटल वॉल्यूम मतलब डब्बे के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा, फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें मान लो कि हमारा क्या है, सपोज करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ रहे हैं, इतने गोले हैं, तो पूरा का पूरा तो नहीं भरा, बीच में क्या है, देखो जगह खाली है, जगह खाली है, जगह खाली है, जगह खाली है, ठीक है। तो ऐसा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कि वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स। देखो एटम्स मतलब हुआ कि यहाँ पे पार्टिकल्स हम ले लेते हैं, पार्टिकल्स एटम के फॉर्म में हो सकता है, टोटल पार्टिकल्स ऑफ ए यूनिट सेल, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा हमेशा एक से आपको कम ही आएगा, डेसिमल 0.5 0.6, ठीक है, 0.75 इस तरीके से आपको आएगा, मतलब 1 से कम ही आएगा, ठीक। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है उसको ऊपर में लिखता हूं, ठीक है ना, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया और आगे हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द पैकिंग एफिशिएंसी, कुछ इस तरीके से, देखो पैकिंग एफिशिएंसी PE, ठीक, तो PE इक्वल टू होता है पैकिंग फ्रैक्शन को, ये परसेंटेज है और कुछ नहीं, पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो कि पैकिंग फ्रैक्शन 0.8 हो गया, 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 80%, ठीक, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन 0.8 है, मतलब कि 80% उस प्रेजेंट स्पेस का 80% घेर लिया है पार्टिकल्स ने, ठीक है, 80% पार्टिकल ने क्या कर लिया है, घेर लिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। और वाइड देखो क्या है, वाइड्स क्या होता है भाई, वाइड्स जो होता है, अब गोले को हमने रख दिया एक क्यूब में रख दिया, ठीक है, अब गोले के क्यूब में रख दिया, तो जो जगह घेरा और घेरने के बाद जो जगह बच गया उसको वॉइड बोलते हैं। जैसे देखो ये सब क्या है, ये सब जगह बच गया है ना, ये सब खाली जगह है, एम्प्टी जगह,
ये सब खाली जगह है। तो जितने भी खाली जगह है प्रेजेंट यहाँ पे, ये सब खाली जगह है, तो इन्हीं को बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। और इसका प्लूरल क्या होता है? वॉइड्स होता है। ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वॉइड्स। तो ये हो गया वॉइड्स, ठीक ना, ये वॉइड है, ये भी वॉइड्स है। ठीक है, तो खाली जगह को, तो वॉइड कैसे डिफाइन करेंगे? वॉइड को कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे वॉइड को, कि मतलब जो खाली एम्प्टी स्पेस रह गया, मतलब कि एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इनसाइड ए यूनिट सेल, इनसाइड अ यूनिट सेल। ठीक है, एक यूनिट सेल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस रह गया उसको हम बोलते हैं वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो वॉइड हो गया आपका। ठीक ना, चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब चूंकि सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम क्वेश्चन क्यूब से रहता है, तो एक क्यूब के बारे में आपको हम जानकारी दे दें। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक पे आपका कंसंट्रेशन बने और कंसेप्ट उसका क्लियर हो। ठीक, तो देखो अब हमने क्या किया, एक क्यूब बना दिया। ठीक है, एक क्यूब है, ठीक है ना, ये एक क्यूब है। अब देखो क्या क्या इसमें हो सकता है, सारे पॉइंट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक, तो ये दिस इज अ क्यूब, एक क्यूब है। अब एक क्यूब में कॉर्नर कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ कॉर्नर बताओ, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो सकते हैं बच्चों? नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब में 8 है। ठीक, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6, 7, ठीक है, और 8 कॉर्नर हो गया। और नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा? 6। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, एक आगे का, बोर्ड के आगे का, एक बोर्ड के पीछे का। ठीक है, तो 6 फेसेस हो गए, 6 फेस हो गए। ठीक है, अब 6 फेस के बाद में, ठीक, कैसे 6 फेस समझोगे? 6 फेस समझने के लिए आपको कुछ इस तरीके से समझना होगा। देखो ध्यान से, मान लो एक क्यूब तो नहीं है, लेकिन मान लो एक क्यूब है, तो जब क्यूब है तो इसका एक फेस हुआ, दूसरा फेस हुआ, ठीक, और 3, 4, 5 और 6 फेस हो गए। मतलब फेस मीन सरफेस, सतह, ये सतह। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। तो इस तरीके से 6 फेसेस इसमें होते हैं। और 6 फेस होने के बाद में अब देखो 6 फेसेस हो गए। अब 6 फेस होने के बाद क्या होगा, ध्यान से, अब इसका ये जो हुआ, 2 कॉर्नर के बीच के डिस्टेंस को ए बोलते हैं एज लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, ठीक। ए को क्या बोलते हैं? एज लेंथ बोलते हैं। मतलब ये ए है, ये भी ए है, देखो ये भी है, ये भी है, ये सभी ए हैं, ए, ठीक। ये भी क्या हुआ, यहां से यहां तक ए हो गया, सारे ए हैं, जितने भी एज लेंथ मिल रहा है वो सभी ए हैं, ठीक। अच्छा, अब नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ एज कितने हैं? तो नंबर ऑफ एज इसमें 12 मिलेंगे। देख लो, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 एज हो गए, 5 6 7 8 एज हो गया, और 9 10 11 12। तो टोटल एज क्या हो गया? 12 हो गया। टोटल एज क्या हो गया? 12, 12 हो गया, ठीक है। तो एक क्यूब के बारे में क्या करना है, जानकारी लेना है। अब देखो, एक क्यूब का कॉर्नर कितने क्यूब को शेयर करता है अपने पार्टीशन को? तो एक कॉर्नर अगल बगल जो होगा वो 8 क्यूब से लगा हुआ होगा। एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है 8 कॉर्नर को, ठीक है। तो उस कॉर्नर पे जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो भी 8 क्या होगा, क्यूब में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे देखो, इसको मान लो ये क्यूब है, क्यूब नहीं, मान लो क्यूब है, तो इसका एक कॉर्नर हो गया, तो इसके बगल में दूसरा क्यूब रखोगे, इसके इधर एक क्यूब, एक इधर, तो 4 तो यहां पे हो गए। मतलब एक कॉर्नर जो है वो 4 क्यूब में शेयर हो रहा है, और जस्ट इसके ऊपर 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8। तो एक कॉर्नर 8 क्यूब को क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है, ठीक है। 8 क्यूब को बनाने में मदद कर रहा है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, 8 क्यूब में, मतलब कंट्रीब्यूशन, ठीक है।
8 क्यूब में वो शेयर किया जा रहा है। और एवरी फेस शेयर्स 2 क्यूब्स। कितने क्यूब को? 2 क्यूब्स। एवरी फेस जो होगा 2 क्यूब को शेयर करेगा। कैसे 2 क्यूब को शेयर करेगा? अब देखो ये एक फेस है, अब इसके ऊपर में एक और रखोगे क्यूब तो एक ही ना आएगा, एक आएगा, मतलब कि एक फेस जो है 2 के बीच में बटा हुआ है। सिंपल सी बात है। जैसे एक मान लो प्लॉट है, कहीं आपने शहर में प्लॉट खरीदा, तो एक प्लॉट के बगल में दूसरा प्लॉट हो जाता है, बीच में क्या है, पार्टीशन पड़ा रहता है। तो ये पार्टीशन तो इसमें भी बटा है, इसमें भी बटा है, दोनों में डिवाइड हो गया है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये पार्टीशन मेरा है कि मेरा है, ठीक है। तो दोनों में शेयर हो गया। ठीक उसी तरीके से फेस जो है 2 क्यूब में शेयर होता है। सो एवरी फेस शेयर्स 2 क्यूब्स। एवरी फेस 2 क्यूब को क्या करता है, शेयर करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब एज की बात कर लेते हैं कि एज कितना शेयर करता है भाई। तो चलो दिमाग लगाओ, एज कितना शेयर करेगा, तब तक सोचो, तब तक मैं मिटा लिया। अब देखो एवरी एज, शेयर्स 4 क्यूब। 4 क्यूब को हर एज जो है शेयर करता है। कैसे? ध्यान से, एक क्यूब है तो ये एक एज है। अब इस क्यूब के बगल में एक क्यूब, ठीक है, फिर इसके बगल में एक क्यूब, फिर उसके बगल में एक क्यूब, तो 4 तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब 4 हो गया तो यहां पे क्या हुआ, एक हुआ, एक 2 हुआ। इस बगल वाले को छोड़ दो, बगल वाले को दूसरा क्यूब स्टार्ट हो रहा है मान लो, ठीक, वो तो कॉर्नर के लिए था। एक क्यूब, दूसरा क्यूब, फिर इसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा। तो एक एज जो होगा वो 4 क्यूब में बट गया, ठीक है, 4 क्यूब में। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, 1 एवरी एज शेयर्स 4 क्यूब्स, ठीक, शेयर्स 4 क्यूब। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है कि कॉर्नर जो है, कॉर्नर कितने, एवरी कॉर्नर एक क्यूब में कितने फेस से लगे होते हैं। एक कॉर्नर हो गया, एक कॉर्नर हो गया, और एक कॉर्नर हुआ तो एक क्यूब में एक कितने फेसेस से लगे होंगे, ठीक है। एक कॉर्नर में एक कितने फेस से लगे, एक कॉर्नर कितने फेस से लगा हुआ है, तो ध्यान दो। अब सोचो, एक कॉर्नर 3 फेस से लगा हुआ है। कैसे? ये एक कॉर्नर ले लिया, एक कॉर्नर, ठीक, तो एक कॉर्नर ले लिए तो इसके जस्ट टच में कितने फेस है, एक ऊपर वाला एक फेस, एक इधर वाला 2, एक इधर वाला 3, और सर नीचे वाला, तो नीचे वाला तो इस कॉर्नर के टच में है ना, ऊपर वाले कॉर्नर के टच में थोड़ी नीचे वाला है, समझ रहे हो। ऊपर वाले के टच में एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है, और एक ये वाला फेस है, 3 फेस, ठीक है। तो एवरी कॉर्नर जो होगा, क्या लिखेंगे, एवरी कॉर्नर टचेज 3 फेसेस। एवरी कॉर्नर 3 फेस को क्या करता है, टच करता है। एवरी कॉर्नर टचेज 3 फेसेस, ठीक। अच्छा, एवरी कॉर्नर 3 फेस को टच कर रहा है, और एवरी कॉर्नर एज कितने एज को टच कर रहा था, एज तो आराम से मिल सकता है, एक ये 2 और एक 3, तो एवरी कॉर्नर 3 एज को, एवरी कॉर्नर टचेज, तभी तो बोलते हैं XYZ एक्सिस, टचेज 3 एजेस, 3 एज को एवरी कॉर्नर क्या करता है, टच करता है, ठीक, 3 एज को। अच्छा, अब बात इसमें आ जाती है, 3 को टच करता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे फेस डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, ठीक ना। तो फेस डायगोनल क्या है, ये देखो, ये दो अपोजिट फेस का, मतलब 2 अपोजिट कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, जो कि फेस से होकर जा रहा है, ठीक, तो उसको बोलते हैं फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल क्या होगा, अब जरा बताओ, ये ए है, ये भी ए है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये क्या हुआ, फेस डायगोनल हो गया। तो फेस डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, a√2, ठीक है, याद रखना, a√2। कैसे होगा भाई, तो ध्यान से, सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, a² + a², तो क्या हो जाएगा 2a² का रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा √2, और a बाहर, तो a√2 हो गया, क्या हो गया, ये a√2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे मैं डिराइव नहीं करूंगा अभी, ये फेस डायगोनल। अब आगे है क्या, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है भाई, तो बॉडी डायगोनल, ठीक, बॉडी डायगोनल जो होगा
बिल्कुल बीच में एकदम बॉडी के सेंटर से होकर जो एक्सिस पास करे, ठीक, जो एक्सिस बॉडी के सेंटर से, देखो बॉडी के सेंटर से होकर क्या किया, एक्सिस पास किया, तो पास किया, बॉडी डायगोनल हो गया। अब बताओ ये क्या था, ये ए था, ठीक ना। तो बॉडी डायगोनल के बारे में, ये है बॉडी डायगोनल, इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, √3 है, मतलब a√3। ये क्या होता है, a√3, बॉडी डायगोनल a√3 होता है, ठीक है। तो ये बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक। अब बात करते हैं अल्टरनेट फेस की। अल्टरनेट फेस कितने होते हैं एक क्यूब में? अल्टरनेट फेस जो होंगे कितने हो जाएंगे? तो अल्टरनेट फेस मतलब एक को छोड़ के दूसरा, मतलब पहला के जस्ट टच में दूसरा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, थर्ड वाले को करेंगे, ठीक। मतलब एक है, उसके बाद एक गैप करो, फिर अगले को चुनो, फिर गैप करो, फिर अगले को चुनो, उसको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक। तो ऐसे अल्टरनेट देखेंगे तो 2 फेसेस कितने मिलेंगे? 2 फेसेस। अल्टरनेट फेस 2 होते हैं। सीधे 50 से डिवाइड मत कर देना, 50%, मतलब 2 से डिवाइड मत करना कि फेस 6 होते हैं तो 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 से जैसे ही डिवाइड कर दिए तो 2 का 3 मतलब 6 का 3 आ जाएगा, तो 3 अल्टरनेट फेस। एकदम रॉन्ग कंसेप्ट, वैसे में गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ झाला। अब देखो कैसे 2 हो गए, ध्यान से। अब जहां पे मैं खड़ा हूं, इस रूम को मान लो कि क्यूब है, जहां पे आप रूम में है उसी रूम को क्यूब मान लीजिए। तो जब क्यूब मान लेते हैं तो ये जो वॉल है, दीवार है, तो इस दीवार के जस्ट टच में कितने फेस आ रहे हैं उसको काउंट नहीं करना है, ठीक। तो बगल का दीवार माइनस करो, ठीक, इस साइड का दीवार माइनस कर लो, ठीक, और ऊपर का फ्लोर जो है, जो रूफ है उसको माइनस करो, फिर नीचे का फ्लोर है उसको माइनस करो। तो आपने 4 तो ऐसे माइनस कर दिया, ठीक है। कौन कौन? 1 2 3 और 4। तो इसके अपोजिट वाला आगे वाला बच गया खाली, तो आगे वाला अल्टरनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट नजदीक जो टच में है उसको काउंट नहीं करना है। तो दूर कौन रहा है? इसके जस्ट अपोजिट हो, तो दोनों आमने सामने, तो 2 अपोजिट फेस हो जाते हैं। कितने? 2 अपोजिट फेस हो जाएंगे, ठीक ना, 2 अपोजिट फेस। और अल्टरनेट कॉर्नर कितने हो जाएंगे? अल्टरनेट कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? अल्टरनेट कॉर्नर 4 हो जाएंगे। कैसे? अब देखो, अल्टरनेट कॉर्नर सिलेक्ट करो, एक कॉर्नर इसको, तो इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है, 2 हो गया, इसको नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, अब यहां के बाद देखो, यहां के बाद इसको नहीं करेंगे तो फिर इसको कर लेंगे, ठीक है, फिर इसको नहीं करेंगे तो फिर इसको कर लेंगे। अब कहीं भी जाओगे घूमते रहोगे ऐसे ही, तो 1 2 3 और 4, तो अल्टरनेट कॉर्नर क्या हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अल्टरनेट कॉर्नर इसमें 4 हो जाते हैं। अब इसको मिटाता हूं। अल्टरनेट एज क्या होगा? अल्टरनेट कॉर्नर 4, अल्टरनेट एज देख लो, अल्टरनेट एज जो होगा वो अल्टरनेट एज भी 4 ही होगा, ठीक है, अल्टरनेट एज, ठीक। अल्टरनेट एजेस, अल्टरनेट एज भी क्या होगा? 4 होगा। कैसे? ध्यान से। अब यहां पे क्या बनाया? एक क्यूब बनाया, ठीक। जब क्यूब बनाया तो क्यूब बनाने के बाद में देखो, अब अल्टरनेट एज सेलेक्ट करना है। चलो इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? अब इसको करेंगे, फिर इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब किसको करेंगे? इसको किया है, ठीक, तो ये तो डायरेक्ट टच में इसके है, तो इसको भी नहीं करेंगे, किसको करेंगे? इसको करेंगे। अब इसको करेंगे तो ये इसके डायरेक्ट टच में, ये भी इसके डायरेक्ट टच में, इसको तो करना नहीं है, फिर किसको करेंगे? इसको करेंगे। अब देख लो, पूरा वही घूमते रहोगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, एकदम फिट बैठ रहा है। तो 4 क्या होगा? अल्टरनेट एज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है? एक एज ये है, इसके जस्ट बगल में ये है, एक एज है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक ना। तो अल्टरनेट एज कितने आपके हो गए? ये 4 अल्टरनेट एज हो गए, ठीक ना। चलो इसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा आगे की ओर, ठीक ना। ओके, थैंक्स।